वो भी दिल्ली एनसीआर रीजन से, जिसमें एक इन्वेस्टर इस तरीके का बैठा हुआ है, लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आता है कि भाई मैं इन्वेस्टमेंट करूं तो इतनी दूर जाके क्यों करूं, मतलब हर तरह के चैलेंजेस, हर तरह के डाउट्स हमने फेस करे हैं। लेकिन उसके बावजूद इतना बढ़िया एक अनप्रिडिक्टेबल रिटर्न निकाल के आना, एक रिजल्ट निकाल के लाना, वो बहुत मतलब चीज थी। तो उसी के लिए आज मैं कोशिश करूंगा कि आज जितने भी ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनको एक बेटर इन्फॉर्मेशन मिल पाए, एक बेटर अंडरस्टैंडिंग। हो सकता है कि मैं कुछ चीजें जो समझाऊं आपको उसमें इन्फॉर्मेशन तो नई ना हो, लेकिन मेरा समझाने का जो तरीका है वो शायद आप उससे रिलेट कर पाए, आपको चीजें वो अंडरस्टैंड करने में आसानी हो जाए कि भाई हाँ ओके दिस इज समथिंग, जिस तरीके से हम चीजों को समझ सकते हैं। तो इस तरह की मेरी पूरी की पूरी कोशिश रहेगी आज के पूरे सेशन के ड्यूरेशन में। और विदाउट फर्दर अडू, बिना टाइम लेते हुए सीधा मुद्दे की बात पे आते हैं। तो मेरे को जो इस पूरे पूरे सिस्टम से जो मेरे का सपोर्ट कहें या जिस तरह का हमने भी काम करा है, जो अभी हमें इंफॉर्मेशन सारी की सारी प्रोवाइडेड है, बिकॉज सबसे पहला स्टेप तो ये होता है कि भाई अब अगर आप किसी चीज को किसी को एक्सप्लेन करने जा रहे हो तो आपके पास भी प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए उस चीज से रिलेटेड। तो मेरिक इंफ्राटेक की अगर मैं बात करूं तो मेरिक इंफ्राटेक 2010 से धोलेरा स्पेसिफिकली वहां पे काम कर रही है, जब इन्होंने अपना स्टार्ट करा था पूरा सेटअप। और 2010 से इतनी इंफॉर्मेशन, इतना ज्यादा ट्रांसपेरेंसी से काम करना, इतने तरीके से काम करना कि भाई हमारा सारा काम घर बैठे बैठे हो जाता है, तो एक बहुत मतलब बहुत बढ़िया सपोर्ट मिला है इस पूरे प्रोसेस के अंदर। तो वही सारी की सारी चीजें हैं कि भाई एक हमारे पास एक ऐसा स्टोर हाउस था जिसके पास पूरी इंफॉर्मेशन पहले से रेडी थी, हमें बस उस इंफॉर्मेशन पे टैप करना था, हमारे पास पूरा एक्सेस आ गया उस सारी इंफॉर्मेशन का। और वही रीजन है कि अब इतना बढ़िया रिजल्ट हमारे को देखने को मिल रहा है। तो आज कोशिश यही रहेगी कि जितने बेटर तरीके से मैं समझा सकता हूँ अपने एंड पे से, आई ट्राई टू गिव माई बेस्ट। सो विदाउट फर्दर अडू लेट अस बिगिन, आई स्टार्ट शेयरिंग माई स्क्रीन। एंड ओके, आई थिंक सभी को मेरी स्क्रीन दिख रही है, राइट? सभी को मेरी दिख रही है स्क्रीन? आपको टचेस वगैरह दिख रहे हैं सारे के सारे? यस, कंप्लीट। ऑलराइट, ग्रेट। ओके, तो बेसिकली आज अभी हम जिस सेगमेंट के ऊपर बात करने वाले हैं, धोलेरा गुजरात का एक नया इमर्जिंग ग्रीन फील्ड सिटी है, उसके बारे में बात करेंगे। एंड मेरे को हमेशा से ये चीज सिखाई जाइए, कभी कभी भी आपको कोई चीज सीखनी हो ना, तो आपके पास अगर तीन सवालों का जवाब है, क्यों, क्या और कैसे, अगर इन तीन सवाल का आपके पास जवाब है तो आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत आसान हो जाती है। क्यों ये सारी डेवलपमेंट हो रही है, क्यों मेरे को यहाँ पे जाना चाहिए, क्या क्या चीजें यहाँ पे निकल के आने वाली हैं, क्या क्या चीज ऑलरेडी हो चुकी हैं, और हाउ, कैसे, कि इस पूरे प्रोसेस के अंदर मैं कैसे पैसा बना सकता हूँ या मैं कैसे कुछ गेन कर सकता हूँ। तो इन तीन चीजों के ऊपर बात करेंगे। बेसिकली इन तीन क्वेश्चन को मैं आंसर करने की कोशिश करूंगा, व्हाई, व्हाट एंड हाउ। और यूजुअली यही मेरा पैटर्न रहता है, मैं इन तीन चीजों पे जवाब देता हूँ। तो बेसिकली जब पहला क्वेश्चन हमारा आता है कि भाई क्यों इसके ऊपर काम करूं, तो अभी रियल एस्टेट में काम करने में हमें क्या चीज समझ में आई है कि अगर कहीं पे गवर्नमेंट के एंड पे से डेवलपमेंट हो रही है, गवर्नमेंट का किसी चीज को लेके फोकस है, तो वहां पर चीजों की डेवलपमेंट में जो आप अपना गेन कर सकते हैं वो बहुत अच्छे लेवल पे गेन होता है। तो एक ऐसे ही गवर्नमेंट लेवल डेवलपमेंट की हम बात कर रहे हैं जिसमें गवर्नमेंट का फुल फोकस है। और इस पूरे प्रोजेक्ट की अगर बिगिनिंग की मैं बात करूं तो ये 2008 के अंदर पूरा का पूरा सेटअप स्टार्ट हुआ था, जिस टाइम पे इंडिया का जीडीपी 4.7% था। अब 4.7% के जीडीपी का अपना टारगेट था कि भाई इसको 10% तक कैसे लेके जाया जाए। तो इस टाइम पे जब हम कंट्री के जीडीपी की बात कर रहे होते हैं, कंट्री का जीडीपी एक ऐसा चीज होती है कि भाई आपकी देश की जो मतलब प्रोफाइल है कि कितना आपके देश में प्रोडक्शन हो रहा है, कितना आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, कितना इंपोर्ट कर रहे हैं, सब फैक्टर्स उसके ऊपर रिफ्लेक्ट करते हैं। तो जो दो मेजर फैक्टर्स हैं, सबसे पहला ट्रांसपोर्टेशन और दूसरा है प्रोडक्शन, ये दो मेजर फैक्टर्स हैं जो पूरा का पूरा आपकी सर्विसेज और इन सब चीजों को, जीडीपी को डायरेक्टली इंपैक्ट करते हैं। तो जब ट्रांसपोर्टेशन की बात आती है तो उस टाइम पे जॉइंट वेंचर स्टार्ट हुआ। और डीएमआईसी, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, जब हम रोड नेटवर्क की बात करते हैं, तो ये यूपीए गवर्नमेंट थी उस टाइम पे सेंटर में 2008 के अंदर, और इंडियन और जापानीज गवर्नमेंट का जॉइंट वेंचर होता है जिसके अंदर $90 बिलियन की प्रोजेक्शन, ये जो आप देख रहे हैं 50-50% की स्टेकिंग के साथ 7.5 लाख करोड़ रुपए का, एक राउंड फिगर में अगर नंबर की बात करें, तो इतना पैसा स्पेंड किया जाता है इंडियन और जापानीज गवर्नमेंट के द्वारा मिलके कि भाई लेट्स स्टार्ट समथिंग, एक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की बिगिनिंग करते हैं, जिसके अंदर आपका, अगर मैं पूरा का पूरा रोड नेटवर्क की बात करूं तो ये 6 स्टेट्स को आपको कवर करता है। अगर आप ये मैप देखेंगे, इसमें यहाँ पे इधर दादरी से स्टार्ट होता हुआ आपका पूरा का पूरा राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र तक पहुंचता है ये।
1480 किलोमीटर का ये एक्सप्रेस वे, जिसके ऊपर सारी की सारी फैसिलिटीज प्रोवाइडेड है। अगर आप एक डॉटेड लाइन जो आप ये देख रहे हैं इधर की तरफ, ये बनती हुई जो आपका वो एरिया है जिसको इसके आसपास पूरा इंडस्ट्रियल पर्पज से छोड़ा गया है। अब इस इतने बड़े रोड डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो ये 8 लेन का एक्सप्रेस वे है, 1480 किलोमीटर्स। और ये जो आप अभी एक्चुअल इमेजरी देख रहे हैं इसकी, यहाँ पे हर सेगमेंट के ऊपर इन्होंने अपना हर 40 किलोमीटर्स के ऊपर अपना होटल्स, 15 बेडेड हॉस्पिटल्स, ये सब चीजें पूरी की पूरी इंप्लीमेंट कर दी हैं। 12 फेब को अभी इसका इनॉग्रेशन हुआ था। तो ये अपने आप में ही इतनी बड़ी डेवलपमेंट है। जब हम इसकी बात करते हैं कि भाई रोड नेटवर्क अगर हमारा इंप्रूव हो जाए तो बहुत सारी चीजें सॉर्ट हो जाती हैं। और उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमें यहाँ देखने को मिल रहा है, क्योंकि अभी तक जो दिल्ली से मुंबई तक की जर्नी थी वो 24 से 26 घंटे ले जाती थी। और अभी इस एक्सप्रेसवे के बनने के बाद मात्र 12 से 14 घंटे में आप दिल्ली से मुंबई का डिस्टेंस ट्रैवल कर सकते हैं। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। लोग इसको समझ नहीं पाते हैं। ऑल्दो टाइम फ्रेम इज ऑलरेडी अ गुड थिंग इन इटसेल्फ, बट एक छोटे से क्रक्स की बात करूंगा। कभी कोई ट्रक चलाता हो मिले तो उससे पूछना, भाई तुम्हारी गाड़ी कितना एवरेज देती है? वो बताएगा जी 2 किलोमीटर चलता है 1 लीटर में। तो 2 किलोमीटर मात्र डिस्टेंस कवर करना 1 लीटर के अंदर, अगर डिस्टेंस टाइम आधा हो जाता है तो ऑटोमेटिक सी बात है कि मेरी तेल की खपत भी कम हो जाएगी और मुझे उतना ही कम तेल एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना पड़ेगा यहाँ पे अपनी व्हीकल्स के लिए। तो ये एक बहुत बढ़िया चीज है अपने आप में। रोड नेटवर्क जो हमारा पूरा का पूरा डेवलप हो रहा है, ये डेफिनेटली बिजनेसेस को सपोर्ट करेगा। तो रोड नेटवर्क हमने अपना पूरा का पूरा इंप्रूव कर दिया है। नेक्स्ट चीज जो मेरी निकल के आती है रोड नेटवर्क के बाद, वो आता है मेरा रेल नेटवर्क। दैट इज द नेक्स्ट सोर्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। तो रेल नेटवर्क, अगर मैं इंडिया के रेल नेटवर्क की बात करूं तो आई थिंक ये वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट रेल नेटवर्क रहा है। लेकिन आज तक भी ये लॉस टेकिंग में है। इस पे सिर्फ एक बार प्रॉफिट में आया था, वो भी जब लालू यादव जी ने इसमें लोहा और लकड़ी बेची थी, सिर्फ तब प्रॉफिट में रहा था। तो इसके ऊपर डेलीगेशन जब हुआ तो इसमें पता लगा कि भाई यहाँ पे आप इंडिया के अंदर कमर्शियल एक्टिविटी के लिए रेल नहीं यूज करते। और उसने हमने एग्जाम्पल्स भी देखे हैं कि हो सकता है मालगाड़ी को 2-2 3-3 दिन तक रोक दिया जाए और पहले पैसेंजर ट्रेन को प्रेफरेंस दी जाती है। तो इसमें एक चैलेंज क्या आता है कि अगर पैसेंजर, एक नॉर्मल आदमी जो गवर्नमेंट रेल प्रोवाइड कर रही है, वो सब्सिडाइज रेटों पे देनी पड़ती है। आज अगर 100 रुपए का टिकट है, गवर्नमेंट उसे 150 रुपए कर देगी, तो लोगों में बवाल मच जाएगा कि भाई एकदम से आपने इतना फेयर बढ़ा दिया, 50% का फेयर हाइक है। तो पैसेंजर्स के ऊपर मैं ये चीज नहीं डाल सकता, लेकिन अगर मेरी कार्गो कमर्शियल पूरे ट्रैक्स हैं तो उसके ऊपर मैं डेफिनेटली ये चीज कर सकता हूँ। तो इसी चीज को सोचते हुए ये डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का यहाँ पे पूरा का पूरा काम स्टार्ट हो चुका है। आपके पूरे ये डीएमआईसी के पैरेलल 2 ट्रैक्स डाले जा रहे हैं। हेवी ड्यूटी ट्रैक्स हैं, डबल कैपेसिटी के साथ चलेंगे। और ये 1.5 मीटर की गॉज है, तो वाइडर ट्रेन, डबल कैपेसिटी, ऑलमोस्ट 4 टाइम का डिफरेंस आएगा। ये आपका बुडाकी रेलवे स्टेशन है दादरी के पास, 53 प्लेटफॉर्म्स, जिसमें से 50 डेडिकेटेड है आई थिंक कार्गो के लिए। तो 53 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन बन के रेडी है, पूरी लाइन भी रेडी है। तो रेल नेटवर्क भी हमने पूरा का पूरा अपना इंप्रूव कर दिया। नेक्स्ट चीज जो आती है वो आती है एयर और सी की। तो जब हम एयर और सी की बात करते हैं तो पहले एयर की बात करते हैं। एयरपोर्ट बेसिकली है क्या? 6 स्टेट्स हैं इस डीएमआईसी के अंदर, और 6 के 6 लड़ रहे हैं क्योंकि सब जगह अलग अलग गवर्नमेंट्स हैं, सारे के सारे काम कर रहे हैं। तो उस टाइम पे भी यही बोला गया कि भाई दिस इज नॉट अ पॉलिटिकल कॉरिडोर, दिस इज एन इकोनॉमिक कॉरिडोर। आप इंडस्ट्रीज की बात करिए, आप अपने एक्सपोर्ट्स बताइए, उसके बेसिस पे डिसीजन लिया जाएगा। तो उस टाइम पे भी जब आप कंट्रीब्यूशन काउंटर देखेंगे तो गुजरात जो स्टेट है जिसकी अभी हम बात कर रहे हैं, गुजरात स्टेट 8% हमारे इंडियन जीडीपी को कंट्रीब्यूट करता है। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज आती है वो आती है 40% अपना कार्गो हैंडलिंग की। तो हमारे इंडिया का 40% जो कार्गो हैंडलिंग है वो सारा का सारा अपना गुजरात के थ्रू होता है। मतलब ये मान के चलिए कि अगर 100 कंटेनर आज एक्सपोर्ट हो रहे हैं तो 100 में से 80 कंटेनर, 40 कंटेनर मेरे गुजरात से निकल के जाते हैं। तो जब ये हमने स्टैटिस्टिक्स देखा तो हमें समझ में आता है कि भाई ये चीज मतलब बट ऑब्वियस है कि भाई यहाँ पे बेनिफिट दे दो, क्योंकि अगर मान लो कोई इंडस्ट्री गुजरात में लगी हुई है, राजस्थान में हमने एयरपोर्ट दे दिया या यूपी के अंदर एयरपोर्ट दे दिया, तो वो कॉस्ट बढ़ जाती है बाय रोड या बाय रेल अगर मुझे भेजना है। और अगर व्यापारी बैठा है वहीं पे तो ऑब्वियसली उसको प्रेफरेंस मिलेगी। तो ये रीजन थे कि गुजरात में एयरपोर्ट आया, धुलेरा के अंदर इंटरनेशनल एयरपोर्ट आ रहा है, इस तरह की कुछ है। और ये पैसेंजर और कार्गो टर्मिनल दोनों रहेंगे। 1426 हेक्टेयर का एयरपोर्ट ये बन रहा है नवगाम में। अब एक टू अंडरस्टैंड द स्केल के किस ग्रेड की डेवलपमेंट है इसकी अगर मैं बात करूं, तो आई होप मोस्ट ऑफ द पीपल जो अभी हमारे साथ जूम कॉल में जुड़े हुए हैं उन्होंने दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट का तो नाम ही सुना होगा। दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट के अंदर 3 टर्मिनल है, और 3 टर्मिनल हैं, यहाँ पे 64 टर्मिनल्स होने वाले हैं। और हर टर्मिनल पे 8 प्लेन्स लोडिंग कैपेसिटी है। अभी परसों ही मैं एक मतलब मीटिंग करने गया था, सीनियर से मिला था, तो वो इंडियन आर्मी के अंदर ही है, एयरफोर्स के अंदर। तो उन्होंने बताया कि
हमें पता चला था 737 बोइंग का जो प्लेन होता है सबसे बड़ा प्लेन होता है, और ऐसे 8 प्लेन्स एक टर्मिनल पे लैंड करवाना, इट्स अ बिग थिंग इन इटसेल्फ। तो बहुत बड़े लेवल की डेवलपमेंट हो रही है, एयरपोर्ट बहुत बड़े स्केल का है। एंड आई थिंक इसके ऊपर प्रोजेक्टेड है कि हर 2 मिनट में एक प्लेन टेक ऑफ या लैंड कर रहा होगा। इस प्रोजेक्शन के हिसाब से काम करने का पूरा डेवलपमेंट हो रही है। तो 3 सेगमेंट हमने कवर कर लिए। हमारा रोड नेटवर्क इंप्रूव हो गया, हमारा रेल नेटवर्क इंप्रूव हो गया, हमारे पास एयरपोर्ट भी आ गया पूरी 6 स्टेट्स को कवर करता हुआ। नेक्स्ट चीज जो आती है दैट इज द सी पोर्ट। एंड आई थिंक सी पोर्ट तो बहुत ऑब्वियस है कि हमारे पास स्टेट्स ही 2 अवेलेबल हैं, गुजरात या महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की कोस्टल लाइंस पे ऑलरेडी बहुत लैंड का इश्यू रहता है, तो कुछ ये भी रीजन था। एंड सेकेंडली, जब एक्सपोर्ट करने वाले मेरे सारे बैठे ही बिजनेसमैन गुजरात के अंदर है, तो देन अगेन दिस फैक्टर्स कम इनटू द पिक्चर, और गुजरात को सी पोर्ट भी दिखती है। तो क्यों, जो हमारा सवाल था कि भाई क्यों इन्वेस्टमेंट करी जाए या क्यों ये सब डेवलपमेंट हो रही है, सारी की सारी चीजें हमने देखी। अब बात नेक्स्ट चीज के ऊपर करते हैं कि भाई इससे होगा क्या, मतलब क्या निकल के आने वाला है। डेवलपमेंट देख लिया हमने, रोड नेटवर्क सब चीज बढ़िया हो रही है, आजकल हाईवेज वगैरह भी बन रहे हैं। तो ये जो है कि क्या होगा, इसके लिए आपको एक छोटा सा पिक्चर देता हूँ। ये दुबई का पाम जो मेरा बीच है, ये पाम जो मेरा बीच 1991 से 2008 तक वर्ल्ड का लार्जेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट था दुबई के अंदर। ये जो बना हुआ है, इन्होंने मैन मेड क्रीक और आइलैंड्स जो हैं कि समुद्र के ऊपर ही जमीन डाल के हमने बना दिया पूरा। ये हेल्क्रो यूके की कंपनी है जिसने डिजाइन करा। 2008 में ये प्रपोज हुआ कि ठीक है हम करेंगे। इसके अंदर 8 नोड सिटीज प्रिपेयर करी गई डीएमआईसी के ऊपर, जहां से पूरा का पूरा ये ऑपरेट होगा, और उनमें से एक था धुलेरा, जो धुलेरा गुजरात के अंदर दिया गया। तो ये एक शहर निकल के आया गुजरात के अंदर कि भाई हम ऐसे कुछ प्लान कर रहे हैं, एक ऐसी स्मार्ट सिटी बनाना चाह रहे हैं, इंडिया फर्स्ट प्लैटिनम रेटेड। ये बहुत एक बड़ा शब्द है प्लैटिनम रेटेड, क्योंकि अगर मैं इसके स्टैटिस्टिक्स ही आपको बताऊं, प्लैटिनम रेटेड या तो वाशिंगटन डीसी है या फिर सेकंड ये धुलेरा है। तो इस ग्रेड की डेवलपमेंट की हम बात कर रहे हैं। मैं आज भी एक जेंटलमैन के साथ बैठा था, उन्होंने पूछा कि भाई प्लैटिनम रेटिंग के पैरामीटर्स क्या होते हैं, आप कैसे किसी चीज को प्लैटिनम की रेटिंग दे सकते हो, क्या इसके पैरामीटर्स होते हैं। तो उनके ऊपर भी अभी बात करेंगे। कहने का मतलब यह है कि इंडिया का फर्स्ट ग्रीन फील्ड प्लैटिनम रेटेड ग्रीन फील्ड स्मार्ट सिटीज क्या होती हैं। स्मार्ट सिटीज हमने बहुत सुना है, आई थिंक मोर देन 50 स्मार्ट सिटीज आर प्रपोज्ड बाय द इंडियन गवर्नमेंट दैट आर गोइंग टू बी कमिंग इनटू एग्जिस्टेंस बेसिकली। तो उसमें से एक धुलेरा भी है। धुलेरा जो है वो ग्रीन फील्ड है, बाकी ब्राउन फील्ड। ग्रीन फील्ड और ब्राउन फील्ड में डिफरेंस क्या होता है। ग्रीन फील्ड स्मार्ट सिटी वो होती है जो मैं बैरन लैंड पे डेवलप करता हूँ, कि भाई वहां पे कोई डेवलपमेंट नहीं थी, मैं एक बार चीज जीरो से स्टार्ट कर रहा हूँ। और वहीं पे अगर मैं ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट की बात करूं, तो एग्जिस्टिंग शहर था उसका, हाँ ठीक है, बोल दिया कि स्मार्ट सिटी का दर्जा दे दिया, हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर देंगे। जैसे आपका नोएडा हो गया या फरीदाबाद हो गया, मेरठ को भी आज स्मार्ट सिटी में कन्वर्ट करने का पूरा प्रोविजन चल रहा है। ये सब दिल्ली एनसीआर की जगहें हैं। तो बेसिकली ब्राउन फील्ड वो प्रोजेक्ट है जो मेरे पास पहले से एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर था, मैं उसको डेवलप करके बेटर बनाऊंगा। ग्रीन फील्ड वो है जो पूरा बैरन लैंड के ऊपर हम शुरू से स्टार्ट कर रहे हैं। तो एक ऐसी सिटी का प्रपोजल निकल के आता है कि भाई हाँ ठीक है, दिस इज समथिंग दैट वी आर गोइंग टू डेवलप। तो कहाँ पे, जब लोकेशन की बात आई किधर दिया जाए, तो धुलेरा के अंदर दे दिया। तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर, या जो भी कोई भी पूछेगा कि भाई कनेक्टिविटी क्या है, तो ये अहमदाबाद से 100 किलोमीटर के डिस्टेंस पे, दिस इज वेयर धुलेरा इज गोइंग टू बी। 100 किलोमीटर फ्रॉम अहमदाबाद, 170 किलोमीटर फ्रॉम वडोदरा, 65 किलोमीटर फ्रॉम ये आपका भावनगर, और 95 किलोमीटर फ्रॉम आपका ये राजकोट। तो ये एकदम सेंट्रिक लोकेशन हमने निकाल के रखी कि भाई सब जगह के बीच में हो जाए। अब क्वेश्चन ये आता है कि यार आपके पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग 4 सिटीज थी, और इनके अलावा भी एक प्रोमिनेंट सिटी यहाँ पे सूरत भी अवेलेबल है हमारे पास, आपने उसके आसपास डेवलपमेंट क्यों नहीं करी। तो उस चीज का हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि जिस टाइम पे सानत के अंदर लोग मूव इन करे थे, तो सानत के ऊपर तो इम्पैक्ट पड़ा ही था, लेकिन ज्यादातर क्योंकि अहमदाबाद की विसिनिटी में आता था, तो मोस्ट ऑफ द पीपल वो अहमदाबाद में शिफ्ट हो गए जस्ट बिकॉज ऑफ द एम्यूनिटीज जो वहाँ पे प्रोवाइड करी जा रही थी। उस हिसाब से उसकी ग्रोथ नहीं हुई, लेकिन हाँ अब ओवर द टाइम वो चीजें काफी डेवलप हो चुकी हैं। तो ये ना हो कि भाई लोगों के लिए बिल्कुल एक्सेसिबल हो, हम इतनी सारी इंडस्ट्रीज और सारी चीजों के ऊपर फोकस कर रहे हैं, सब कुछ आया जाए। तो उसके बेसिस पे एकदम सेंट्रिक लोकेशन निकाली गई है। ये आपकी खंबात की खाड़ी है, इधर मैं अगर मार्क करके दिखाऊं आपको, इस जगह पर यहाँ पे पूरा का पूरा ये वाटर खंबात की खाड़ी जिसे बोलते हैं, तो उसके एकदम सेंट्रिक लोकेशन है। यहीं पे हमारा सी पोर्ट, एयरपोर्ट, सारा स्ट्रक्चर पूरा का पूरा है। तो कनेक्टिविटी वाइज बहुत बढ़िया हमको दे दिया, और दिस इज द डिजाइन दैट वाज प्रिपेयर्ड बाय हैलक्रो। अगर ये मैं आपको दिखाऊं, तो ये जो आप रेड कलर की बाउंड्री देख रहे हैं, ब्लू कलर से मैं मार्क कर रहा हूँ बेसिकली, ये पूरा एसआईआर है। अब क्वेश्चन ये आता है कि यार ये एसआईआर क्या चीज है, स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन धुलेरा सर लोग बहुत कर रहे हैं, तो इसके ऊपर भी अभी बात करेंगे। एसआईआर एक ऐसी फोर्स है अपने आप में जो एम्पावर करती है बिजनेसेस को बेसिकली, उसका भी एक अभी ऊपर प्रोडक्शन के ऊपर बात करेंगे।
तो धुलेरा बेसिकली 920 स्क्वायर किलोमीटर्स का इन्होंने एक शहर प्रपोज करा, जिसके अंदर स्टार्टिंग में पहले एक धुलेरा गांव हुआ करता था। फिर इन्होंने 33 गांव अक्वायर करके उसको तहसील बना दिया, अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये आता है। और 920 स्क्वायर किलोमीटर इसका पूरा साइज है, जिसमें से डेवलपमेंट की अगर हम बात करें, क्योंकि ग्रीन फील्ड है, सारा का सारा प्रपोज है, जो आप नक्शा बना हुआ देख रहे हैं ये सब हैलकरो ने डिजाइन करा है कि कहाँ पे क्या आएगा, इंडस्ट्रियल कहाँ रखें, रेजिडेंशियल कहाँ रखें, और किस ग्रेड की डेवलपमेंट है। इसकी एक इंटेंसिटी समझाने के लिए एक छोटी सी बात बोलूंगा। 2009 में हैलकरो को डिजाइन बनाने के लिए बोला था, और 2013 में ये डिजाइन बन के आया। 4 साल उन्हें सिर्फ डिजाइन प्रिपेयर करने में लग गए। इस ग्रेड की डेवलपमेंट की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे सारी की सारी। तो ये धुलेरा का जो सेगमेंटेशन है किस तरीके से डिसाइड किया हुआ है, ये TP1 TP2 जो आप देख रहे हैं, टाउन प्लानिंग बेसिकली फुल फॉर्म है TP की। टाउन प्लानिंग 1, टाउन प्लानिंग 2, 3, 4, 5, 6, 6 फेजेस के अंदर ये पूरा का पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड है धुलेरा। और उसके बाद 570 स्क्वायर किलोमीटर वो एरिया है जो डेवलप होगा, बाकी रिमेनिंग पूरा ग्रीन एरिया रहने वाला है। तो इसके अंदर फर्स्ट फेज में जो डेवलपमेंट है दैट इज 153 स्क्वायर किलोमीटर्स, जिसमें TP1 और TP2 आता है। TP1 की बात करें तो दैट इज 100% इंडस्ट्रियल, वहां पे सिर्फ इंडस्ट्रीज आने वाली हैं। TP2 जो है उसमें 60% इंडस्ट्रियल, 40% रेजिडेंशियल सेगमेंट रहेगा। और जिस तरीके से अभी हमने यहाँ पे देखा है कि भाई बिल्डर अगर कोई आज कंस्ट्रक्शन अपनी स्टार्ट करने जा रहा है तो वो एक सैंपल फ्लैट रेडी करता है। तो गवर्नमेंट ने 22 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया रेडी कर दिया है एक्टिवेशन एरिया के नाम से। और अभी जितनी भी सारी की सारी कंपनीज यहाँ पे आ रही हैं वो सब यहीं के ऊपर आ रही हैं, सारा का सारा सेटअप अभी यहीं पे चल रहा है, पूरा फोकस इसी के ऊपर है। फर्स्ट फेज के डेवलपमेंट की अभी हम बात कर रहे हैं। तो ये पूरा का पूरा शहर प्रपोज हो गया, लेकिन अब सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है यार, आपके देश को आजाद हुए 75 साल हो चुके हैं, अभी तक आप इतनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज को बुला नहीं पाए, अब ऐसा एकदम से क्या हो जाएगा? ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर सब देशों का डेवलप हो रहा है, डेवलपिंग कंट्री है आप, तो यहाँ पे ही स्पेशली सबसे पहले क्यों आएंगी? तो ये एक SIR जो है, अगर आप इसके बारे में पढ़ेंगे तो ये SIR एक्ट जो है ये 2009 में पास हुआ था, जिस टाइम पे धुलेरा प्रपोज हो रहा था। और ये बेसिकली आया कहाँ से? सबसे पहले SIR चाइना में था। चाइना में अगर आप शंघाई देखेंगे तो शंघाई डेवलप ही SIR की वजह से हुआ है। आप इसकी स्टडी करेंगे तो चाइना की 90% पॉपुलेशन जो आपका राइट हाफ है उस पे रहती है। राइट हाफ मतलब अगर चाइना के बीच में से लाइन काट दी जाए तो राइट साइड जो रहेगी उस पे पूरी की पूरी कोस्टल बाउंड्री है, वहीं पे सारे एक्सप्रेस वेज बने हुए हैं, वहीं पे सारी इंडस्ट्रियल सिटी हैं, और वहीं पे से सबसे पहले SIR है। तो ये SIR है क्या, इसको समझने की कोशिश करते हैं। बेसिकली एज एन इन्वेस्टर, एक इन्वेस्टर को चाहिए सिक्योरिटी और रिटर्न। और ये जो कंपनियां आके यहाँ पे अपना सेटअप डाल रहे हैं ना, वो भी इन्वेस्टर ही हैं, वो आपके देश की इकोनॉमी के अंदर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, किसी तरह की इंडस्ट्री लाके सेटअप कर रहे हैं, तो उनको भी सिक्योरिटी चाहिए। तो SIR एक वो चीज है जिस तरह का आपका इलेक्शन कमीशन होता है, उसको गवर्नमेंट से फर्क नहीं पड़ता कौन सी गवर्नमेंट सेंट्रल में है, कौन सी स्टेट के अंदर है। दिस इज मेड फॉर द पीपल एंड फॉर द इंडस्ट्रीज स्पेसिफिकली, कि कंपनी को सेफ गार्ड हो जाए कि भाई हाँ, आज आप जो काम करने जा रहे हैं ऐसा नहीं होगा कि 5 साल बाद गवर्नमेंट बदल गई तो सारे नियम बदल गए। या ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है बेसिकली इंडस्ट्रीज के लिए। तो ये पास करा, इसके अंदर कुछ फीचर्स दिए गए SIR के अंदर। सबसे पहला जो होता है दैट इज प्लग एंड प्ले इंफ्रास्ट्रक्चर। अभी प्लग एंड प्ले इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है कि शहर के अंदर जितनी भी सारी की सारी एमिनिटीज हैं वो सब मैंने डेवलप करके दे दी आपको। आप रोड नेटवर्क की बात करें, आप इलेक्ट्रिसिटी की बात करें, आप लैंड की बात करें, या पूरी प्लानिंग की बात करें, दिस इज ऑल हैज बीन डेवलप्ड। आप बस आइए, अपना सेटअप डालिए, काम करना स्टार्ट। सेकेंड चीज जो होती है दैट इज सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम। यहाँ पे एक बहुत बड़ा चैलेंज क्या है इंडिया के अंदर, कि अगर मुझे कुछ काम करने जाना है तो मुझे 10 डिपार्टमेंट से अप्रूवल लेना पड़ेगा। इन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में सब जगह यही होता है कि हाँ जी, नेक्स्ट काउंटर, नेक्स्ट काउंटर, नेक्स्ट काउंटर, पूरा दिन निकल जाएगा, आप काउंटर ही बदलते रह जाते हैं। तो ये चीज खत्म करने के लिए सिंगल विंडो सिस्टम बनाया। धुलेरा के अंदर एक बिल्डिंग है, ABCD बिल्डिंग, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड बिजनेस सेंटर फॉर धुलेरा। और यहाँ पर पूरा का पूरा काम एक दिन के अंदर हो जाता है। आप सुबह अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करिए, शाम तक आपको सारे अप्रूवल्स वगैरह के साथ सारी की सारा प्रोसेस वर्क कंप्लीट कर दिया जाएगा, सेफ गार्ड करने के लिए बेसिकली कंपनीज को। थर्ड चीज, सब्सिडाइज रेट्स पे लैंड और इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करना। अब इलेक्ट्रिसिटी का मैं एक कंपैरिजन बता रहा था, आई थिंक प्रोजेक्टेड जो अभी यहाँ पे प्राइस आ रहा है दैट इज ओनली ₹5 पर यूनिट, और हम कमर्शियल बिजली की बात कर रहे हैं। नोएडा, दिल्ली, NCR में ₹7.5 रेजिडेंशियल बिजली का कॉस्ट है, ₹7.5 यूनिट का। यहाँ पे ₹5 पे हम कमर्शियल की बात कर रहे हैं, तो सोचो किस ग्रेड की डेवलपमेंट यहाँ पे होने वाली है। तो ये सब डेवलपमेंट हो रही है, सड़क बना दी, पॉलिसीज बना दी कि भाई लोग आके काम करें, इंडस्ट्रीज आके सेटअप करें। फोकस हमारा किन किन सेक्टर्स के ऊपर है, क्योंकि यूजुअली होता है क्या है कि जब आदमी सुनता है ना कि भाई इंडस्ट्रियल सिटी है या इंडस्ट्रीज आ रही हैं, तो वही दिमाग में आ जाती है कि भाई हाँ ठीक है, यहाँ धुआं उड़ रहा होगा, उससे दूर रह के काम करना है। जैसे यहाँ बुलंदशहर वगैरह वाला एरिया हो गया, या आप अगर दिल्ली की साइड जाएंगे तो फ्रेंड्स
कॉलोनी वगैरह के भाई सारी इंडस्ट्रीज चल रही हैं, खचपच हो रही है, इस तरह का कुछ भी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। सारा का सारा फोकस है हमारे सेक्टर्स के ऊपर। एरोस्पेस एंड डिफेंस ये एक प्रोमिनेंट सेक्टर है जिसके ऊपर अपना फोकस है पूरा का पूरा। फार्मास्यूटिकल एंड बायोटेक्नोलॉजी, सोलर इंडस्ट्रीज, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज, इलेक्ट्रॉनिक्स, एग्रो एंड फूड प्रोसेसिंग, हेवी इंजीनियरिंग, आईटी, बेसिकली सिर्फ उन इंडस्ट्रीज के ऊपर जो पोल्यूटिंग होती है। इंडस्ट्रियल शहर है लेकिन यहाँ वो वाला पोल्यूशन नहीं हो गया। एंड देन ऑन टॉप ऑफ दैट 50% के करीब लगभग एरिया तो हमने छोड़ ही रखा है कि भाई आप इसको डेवलपमेंट हम ग्रीन एरिया के हिसाब से रखेंगे। तो ये सब चीजें जब हो जाती हैं, इतना सारा डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो गया, अब चीजें दिख भी रही हैं और सेफ गार्ड भी कर दिया कंपनीज को, अब इससे फर्क क्या पड़ा है? तो उससे फर्क जो पड़ा, अब उसके ऊपर बात करते हैं। सबसे पहला सेगमेंट जो हम एरोस्पेस की बात कर रहे थे, तो एमआरओ यूनिट्स जो होती हैं, दो तरह की एमआरओ यूनिट्स होती हैं, मेंटेनेंस रिपेयर ऑपरेशन और मैन्युफैक्चर रिपेयर और ऑर्डिनेंस। तो अभी जेवर में भी एयरपोर्ट बन रहा है, जेवर एयरपोर्ट के आसपास भी यहाँ पे मेंटेनेंस की एमआरओ यूनिट सेटअप हो रही है, लेकिन यहाँ धुलेरा के अंदर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स भी सेटअप हो रही हैं। एंड कमाल की बात यह है कि पूरे एशिया के अंदर ये जो एयरबस और बोइंग जो आप दो नाम देख रहे हो, 99% प्लेन्स, चाहे पैसेंजर हो चाहे कार्गो हो, यही करती हैं। कभी किसी दिन गूगल मैप पे जूम करके देखना, उसमें जो गूगल मैप ने स्कैनिंग भी कर रखी है वो भी एयरबस का ही प्लेन है। तो ये वो बड़े बड़े नाम हैं जिनकी एमआरओ यूनिट्स पूरे एशिया में नहीं थी। एशिया के अंदर 48 कंट्रीज हैं। दिस इज हैपनिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, किसी एशियन कंट्री के अंदर एमआरओ यूनिट सेटअप हो रही हैं और ये वहां पे अपना पूरा का पूरा काम सेटअप कर चुके हैं। तो ये इम्पैक्ट पड़ा, इस ग्रेड की इंडस्ट्री हमारे पास आई। देन द नेक्स्ट थिंग इज एविएशन जोन की अगर हम बात करें तो टाटा एडवांस सिस्टम, टाटा ने अपना गढ़ बना लिया है धुलेरा को बेसिकली। इतने जबरदस्त लेवल की डेवलपमेंट कर रहे हैं, इतना सारा वहां पे काम चल रहा है। एयरबस के साथ टाई अप कर लिया कि भाई हेल्प करेंगे, क्योंकि जब कोई बड़ी इंडस्ट्री बाहर से आती है ना तो उसको थोड़ा सपोर्ट चाहिए कि वहाँ की लोकल बड़ी ब्रांड का भी। टाटा अपने आप में एक ब्रांड है, एयरबस भी अपने आप में ब्रांड है, तो बेसिकली कोलैबोरेशन करके चीजें बहुत आसान हो जाती हैं प्रोसेस करने में, स्ट्रीमलाइन करने में। तो टाटा एडवांस सिस्टम्स का एयरबस और लॉकहीड मार्टिन दोनों के साथ टाई अप हो चुका है। ये अपनी सेटअप्स लगा रहे हैं पूरे के पूरे। फिर एयरबस अब एक अपनी सेपरेट एंटिटी भी लगा रहा है एयरबस, जिसके अंदर ये बेसिकली अपना हेलीकॉप्टर्स मैन्युफैक्चर करेंगे। देन रफाइल इज आल्सो कमिंग इनटू द पिक्चर, डीआरएल रिलायंस का, ये भी वहां पे अपना सेटअप डालते हैं। कहने का मतलब ये है कि जितना भी हमारा एविएशन सेक्टर था, जिस भी ब्रांड के आपने बारे में नाम सुना है या देखे हैं, वो सब यहाँ पे आ रहे हैं। एंड उन 48 कंट्रीज में नहीं आ रहे एशिया की, बस स्पेसिफिकली हेयर इन धोलेरा इन इंडिया। तो पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा उसके ऊपर काम होता है। देन द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज सेमिकॉन सिटी के नाम से भी धोलेरा को जाना जाएगा। अभी रिसेंटली आपने सुना होगा कि गाड़ियां की शॉर्टेज चल रही थी कि यार चिप नहीं आ रही मार्केट के अंदर, 6-6 महीने 1-1 साल की वेटिंग चल रही है हमारी। तो बेसिकली है क्या, आप जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आज की डेट में यूज करते हैं, आपका फोन हो, लैपटॉप हो, या आपका स्मार्ट टीवी हो, या आपका स्मार्ट फ्रिज हो, किसी भी चीज जिसके अंदर कंप्यूटेशनल पावर है थोड़ी सी भी, उसके अंदर सेमीकंडक्टर की एक चिप लगती है, उसी के थ्रू सारा का सारा काम होता है। तो बेसिकली जब आप उसके ऊपर देखेंगे, बेसिकली वहां पे से फर्क क्या पड़ के आता है कि ये सारी की सारी फैसिलिटीज ऐसी हैं कि इनके बिना हमारे पूरी दुनिया का इंफ्रास्ट्रक्चर मूव नहीं कर सकता। आज हम फुली डिपेंडेंट हैं सेमीकंडक्टर्स के ऊपर। और इसके अंदर जो दो कंट्रीज हैं जो मेजर एक्सपोर्टर्स हैं इस टेक्नोलॉजी के, दैट इज चाइना एंड ताइवान। अब इसमें कमाल की बात, स्टैटिस्टिक्स बताता हूँ कि इंडिया जो है, इंडिया के अंदर इतने सारे इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हैं, मैं भी इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हूँ, कि हम डिजाइन तो कर लेते हैं लेकिन हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज नहीं है। डिजाइन के अंदर इंडिया नंबर 1 है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग हो रही है चाइना और ताइवान में। और चाइना और ताइवान की फाइट भी इसीलिए है बेसिकली, अगर आप थोड़ा जियो पॉलिटिक्स पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि दिस इज वन ऑफ द प्रोमिनेंट फैक्टर्स। तो फॉक्सकॉन जो है, ये आपकी ताइवान की कंपनी है। एप्पल मैन्युफैक्चर आईफोन जो होते हैं वो भी यही असेंबल और मैन्युफैक्चरिंग करती है। इनका टाइप हुआ वेदांता के साथ, जो इंडिया की एल्यूमिनियम की कंपनी है, बहुत बड़े स्केल की। ये लोग अपना 1.5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट धुलेरा में प्लान कर चुके हैं। लैंड एलोकेशन कंप्लीट हो चुका है। वेदांता कह रहा है कि भाई 2026 तक मैं अपनी कंपनी फंक्शनल करके यहाँ पे 1 लाख जॉब वैकेंसीज क्रिएट कर दूंगा। आप समझ के देखो, 1 लाख जॉब वैकेंसीज क्रिएट करना कोई आसान काम नहीं है। अभी रिसेंटली मैं पढ़ रहा था, आईबीएम ने बोला है कि अगले 5 साल के अंदर 10,000 से ज्यादा जॉब्स वो खत्म कर देंगे जो एआई को जानने वाली हैं, और ये उस चीज को जनरेट कर रहे हैं। तो बहुत बड़े लेवल का इम्पैक्ट इन सब चीजों से पड़ेगा। देन माइक्रॉन है, माइक्रॉन भी एक प्रोमिनेंट कंपनी है जो भी 75,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करके अपना सेटअप डाल रहे हैं। एंड सेमीकंडक्टर पॉलिसी लागू हो चुकी है धुलेरा के अंदर, गुजरात के अंदर। 2022 से 27 तक आपके फ्रेंड हो, कोई भी हो जो सेमीकंडक्टर के अंदर काम करना चाहते हैं कुछ भी तरह की, तो गवर्नमेंट 75% तक सब्सिडी दे रही है। तो बहुत एक्शन और बहुत स्टेप्स लिए जा रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से कि भाई सारी की सारी चीजें आ जाए, डेवलपमेंट हो जाए।
नेक्स्ट चीज जो आता है दैट इज टाटा, जो मैं भी आपको बता रहा था कि वहां पे धुलेरा के अंदर इनका पूरा गढ़ बन चुका है। अगर आप टाटा का देखेंगे तो टाटा ने अपना लिथियम आयन बैटरी का प्लांट जो आपका इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर यूज होता है उसका सेटअप कर दिया है पूरा का पूरा। देन सोलर पावर प्लांट जो है उसमें से 1000 मेगावाट सोलर पावर प्लांट टाटा बना रही है, 1000 रिलायंस के पास है, 1000 रिन्यू पावर, 1000 अडानी एंड 1000 छोटे एमएसएमई के लिए रख रखा है। तो वो भी चीज़ है। देन एयरबस C295 कैरियर प्लेन जो होता है इसकी मैन्युफैक्चरिंग होनी है, लॉकहीड मार्टिन के साथ होना है सेटअप। तो बहुत बड़े लेवल पे टाटा भी वहाँ पे प्रोमिनेंट फिगर के नाम पे आ चुका है। और ये वो सारी इंडस्ट्रीज हैं जिनका वहाँ पे MOU साइन हो चुके हैं या आ चुके हैं। नाम भी आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, एयरबस, बॉइंग, लॉकहीड मार्टिन, DRAL, टाटा केमिकल्स, नायरा एनर्जी, HCC, वीना एनर्जी, टोरेंट पावर। ये टोरेंट पावर अभी एक्टिवेशन एरिया में बिजली सप्लाई का ये काम कर रहा है। रिन्यू पावर 100 एकड़ का अपना वहाँ पे प्लांट डाल चुका है जिसके अंदर सोलर पैनल्स की मैन्युफैक्चरिंग होगी। देन टाटा, अडानी, ये सब वहाँ पे आके अपना लैंड एलोकेशन करके काम स्टार्ट कर चुके हैं। तो जब इतने बड़े ग्रेड की डेवलपमेंट होने वाली है, सारी की सारी चीजें हैं, तो अच्छा खासा हम यहाँ पे गेन देख सकते हैं। अब सवाल ये आता है कि भाई इंडस्ट्रियल सिटी हो गई, लेकिन क्या लोगों की एक्चुअल में लाइफ बढ़िया होने वाली है वहाँ पे, या किस तरह का वर्किंग एनवायरनमेंट रहेगा, या किस तरह की चीजें रहेंगी सारी की सारी। तो लाइफ एट धलेरा की जब हम बात करते हैं बेसिकली, तो ऐसा नहीं है कि इंडस्ट्रियल सिटी जिसकी अभी मैं बात कर रहा था सारी की सारी यहाँ पे प्रोमिनेंट चीजें रहने वाली हैं। उसके हिसाब से अगर मैं बात करूँ, यूनिवर्सिटीज, आपका ब्लैक बक सैंक्चुरी, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स, ये सब चीजें उसके अंदर प्रोवाइड होने वाली हैं। तो ये सारे के सारे काम करते हुए पूरे का पूरा डेवलपमेंट को ध्यान रखते हुए सारी की सारी चीजें चल रही हैं। सिग्नेचर गोल्फ कोर्स रहेगा, स्टेडियम्स रहेंगे, ये सब डेवलपमेंट है जो वहाँ पे पूरी की पूरी हर तरीके से हो रही है, सारी की सारी चीजें चल रही हैं। एंड देन जो प्लैटिनम रेटिंग की अभी हम बात कर रहे थे कि भाई ये प्लैटिनम रेटिंग मिलती कैसे, ये क्यों इसको दे दिया गया। तो अगर आप इसका रोड डिजाइन देखेंगे तो लंदन, न्यूयॉर्क, सिंगापुर, यहाँ से हमने रोड डिजाइन उठाया था। पावर एंड ICT, ICT होता है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज, ये यहाँ पे विप्रो, सिस्को, ये कंपनियां पूरा सेंस सेंसर्स के हिसाब से काम कर रही हैं। मोर देन 10,000 SCADA सेंसर्स लगे हुए हैं जो पूरा सिस्टम डिटेक्ट करके चलेंगे कि कहाँ पे बाढ़ आ रही है या कहाँ पे कुछ दिक्कत आ रही है। सारा का सारा उसके अंदर पूरा का पूरा इन्होंने प्रोविजन सेटअप ऑलरेडी कर दिया है इन सब चीज़ों को लेके। देन द नेक्स्ट थिंग इज अर्बन प्लानिंग। अर्बन प्लानिंग किस हिसाब की है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट आपका कैसा है, वाटर एंड वेस्ट वाटर मैनेजमेंट कैसा है, स्टॉर्म वाटर कैसा है। स्टॉर्म वाटर का आपको एक फैक्ट बताता हूँ, जिस जगह की अभी हम बात कर रहे हैं धुलेरा, वो इतनी फ्लैट लैंड है कि आप किलोमीटर्स तक चले जाएंगे तो शायद 5 डिग्री का भी वेरिएशन ना हो। तो यहाँ पे ना बारिश पड़ती है तो पानी रुक जाता है। तो जब इन चीज को हम एज अ नॉर्मल पर्सन देखते हैं तो हमें लगता है कि यार ये तो एक चैलेंज है। लेकिन जब हैलक्रो को डिजाइन की बात मिली तो उन्होंने बोला यार इससे बढ़िया तो कोई बात ही नहीं है, हमको पानी की दिक्कत ही नहीं होने वाली। तो उन्होंने पिछले 100 साल का डेटा उठाया कि मैक्सिमम कितनी बारिश हुई है, उसकी 200 कैपेसिटी की आर्टिफिशियल लेक्स बना दी। जितना भी बारिश में पानी आएगा वो सारा का सारा उन कनाल्स के अंदर चला जाएगा। अगर एक्सेस होता है तो हम खंबात में वापस ड्रेन कर देंगे, अदरवाइज मेरे पास पोर्टेबल वाटर या स्टॉर्म वाटर बहुत अच्छे तरीके से वाटर मैनेजमेंट मेरे पास चल रहा है। तो ये सब फैसिलिटीज जब इन सब चीजों के अंदर दी जाती हैं, एंड देन यूटिलिटीज में सबसे इंपॉर्टेंट चीज दैट इज द रोड नेटवर्क। अभी यहाँ इंडिया के अंदर होता क्या है कि सड़कें बन जाती हैं, फिर बाद में ध्यान आता है कि अरे हम पाइपलाइन तो डालना भूल ही गए, या इसमें तो यहाँ पे IGL की पाइपलाइन डलनी थी। तो ये सब चीजें वहां पे अवॉइड करी गई हैं। दिस इज इसको बोलते हैं डिग फ्री टनलिंग, कि भाई पहले ही मैंने अपनी टनल बना के छोड़ दी है। ये दो टनल जो आप देख रहे हैं, अगर आप सड़क का क्रॉस सेक्शन देखेंगे तो ये दो टनल इतनी बड़ी है कि यहाँ पे से गाड़ी निकल सकती है, इस एक एक टनल में से इन होगा। और ये सारा का सारा पहले से ही प्लान है, सड़क के नीचे बन चुके हैं, एक्टिवेशन एरिया में सब रेडी है। मेरा गैस पाइपलाइन, पावर, वेस्ट वाटर सब मैंने पहले से कर दिया। इनफैक्ट अगर मुझे कभी इंक्रीज भी करना पड़ता है कि भाई दो चार पाइपलाइन और डालनी है, तो वो भी सारा का सारा प्रोविजन, मुझे सड़क खोदने की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये वो इंटरनेशनल बेंचमार्किंग है जिनके ऊपर से सारा का सारा प्रोविजन मिलता है। और ये वो सारी चीजें हैं जो धुलेरा के ऊपर बात करते हैं। तो अब जो मेजर सवाल आता है, ठीक है भाई हमने ये भी देख लिया कि क्यों ये सब डेवलपमेंट हो रही है, क्या डेवलपमेंट हो रही है। अब सवाल ये आता है कि भाई मैं इसमें कैसे बेनिफिट ले सकता हूँ। तो इसका मैं आप एक बहुत छोटा सा एग्जांपल दूंगा। आई थिंक ये केस स्टडी सबने देखी भी होगी, सबको बताया भी जाता है कि 2010 के टाइम पे टाटा को भगा दिया गया था आपका वेस्ट बंगाल से। बोल दिया था कि भाई यहाँ पे आप कुछ काम नहीं करोगे, आप जाओ कहीं और जाके देखो, आप हमारी जमीन खराब कर रहे हो इंडस्ट्रीज लगा के वहाँ पे। तो मोदी जी ने उसके टाइम पे वहाँ पे उनको लैंड एलोकेट किया, बोला कि भाई मैं आपको आइए तुरंत 1 रुपए गज के ऊपर जमीन लॉट करी, सारे के सारे काम करे। और ये सानद गुजरात के अंदर जगह है जहाँ पे उनका लोकेशन हुआ।
तो जिस टाइम पे टाटा वहां पे आई थी, उस टाइम पे 2010 में 70-80 हजार रुपए में 100 गज का एक प्लॉट आ जाता था। आज वो प्लॉट 14 से 16 लाख, लगभग 15 लाख के आसपास का उसका प्राइस चल रहा है। तो 20 टाइम्स का अप्रिसिएशन हम बात कर रहे हैं 10 साल के अंदर। और ये एक न्यूज आर्टिकल है, क्लिप है उसका, जिसमें लिखा हुआ है 10 साल पहले जहां से नैनो प्लांट गया वहां आज खेती भी मुश्किल, और जहां पहुंचा वहां 450 इंडस्ट्रीज लगी। तो ये एक टाटा के आने से इतना काम कैसे हो गया? बेसिकली टाटा जो था उसके 5,000 एम्प्लॉय थे टाटा नैनो की फैक्ट्री में। लेकिन टाटा खुद अकेला काम नहीं करता, मोर देन 400 कंपोनेंट्स ऐसे होते हैं जो वो बाहर वेंडर्स से लेते हैं। तो उसके चक्कर में 450 कंपनी ऐसी थी जिन्होंने आके विसिनिटी में अपना सेटअप डाला। उन्होंने अपनी कंपनियां लगाई, और हर कंपनी में 100 एम्प्लॉय के हिसाब से अगर आप नंबर लेके चलोगे तो 45,000 एम्प्लॉय तो इन कंपनीज के हो गए। 5,000 टाटा के अपने खुद के थे। देन कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी होती हैं कि उनकी कॉस्ट ऑफ सेटअप बहुत महंगा होता है, तो उन्होंने क्या करा, वेयर हाउस डाले। 600 से ज्यादा वेयर हाउस डले हैं सनत के अंदर। और 50 का भी अगर आप एवरेज लेके चलोगे तो 30,000 यहाँ पे लोग वो आ जाते हैं। टेक्निकली अब नंबर्स की बात करें तो मोर देन 80,000 पीपल इन वन सिटी जो नए शहर के अंदर मूव इन करे हैं। और इंडिया में चलता क्या है कि भाई हम दो हमारे दो, तो ऑटोमेटिकली 3 से 4 लाख लोग हमारे शहर के अंदर मूव इन कर गए। अब जब ये 3-4 लाख लोग मूव इन कर गए, तो इनको खाने के लिए फूड नेसेसिटीज भी हैं, इनको सुबह उठ के दूध भी पीना है, न्यूज़पेपर भी चाहिए। तो ये जो इनडायरेक्ट कमर्शियल वेजेस क्रिएट होते हैं, ये सारी की सारी चीज क्रिएट होती चली गई। और ये रिजल्ट है कि आज 20 गुना का अप्रिसिएशन पिछले 10 साल में हमें देखने को मिला है। तो ये तो सिर्फ एक टाटा नैनो के प्लांट की बात थी। अगर मैं आपको बात करूं, आप इंडस्ट्रीज ऑलरेडी यहाँ पे सारी देख चुके हैं, कि सारी उन इंडस्ट्रीज के नाम हैं। इनमें से आई थिंक कोई भी ऐसा नाम नहीं है जो किसी इंसान ने कभी पहले ना सुना हो। नहीं सुना तो एक बार जाके रिसर्च करो, आधे से ज्यादा कंपनी इसमें फॉर्चून 500 में आती है। तो बहुत बड़े स्केल की डेवलपमेंट है, बहुत बड़े लेवल की डेवलपमेंट है। अब क्वेश्चन ये आता है कि हम यहाँ पर से बेनिफिट कैसे उठा सकते हैं, क्या काम कर सकते हैं। एंड दिस इज वेयर मेरिक इंफ्रास्ट्रक्चर कम्स इनटू द पिक्चर। क्योंकि मिरिक ने एक अपना इतना स्ट्रांग फुट होल्ड वहां पे बना लिया है। 12 साल, ऑलमोस्ट 13 साल अब होने वाले हैं हमें। 13 ईयर्स की जो हमारी लेगेसी वहां पे चलती हुई आ रही है। हमने 9 प्रोजेक्ट्स डिलीवर कर चुके हैं वहां पे। डिलीवर क्या मतलब, 9 प्रोजेक्ट्स आर ऑलरेडी सोल्ड आउट। 10th प्रोजेक्ट के ऊपर अभी हम मूव इन करने वाले हैं। और पूरा फोकस तरीके से, मतलब लैंड सिलेक्शन का भी इतना जबरदस्त तरीका है लैंड सिलेक्शन का, कि जो मैंने आपको एसआईआर दिखाया, एसआईआर के अंदर मैंने आपको भी चीज बताई थी कि जो फर्स्ट पार्ट है, इसके अंदर अभी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होगी। पूरा इंडस्ट्रियल एरिया है ये, इसके अंदर 60% इंडस्ट्रियल है और 40% रेजिडेंशियल है। तो जो मेरा जितना भी ये सारा इंडस्ट्रियल एरिया है, उसकी विसिनिटी में मैक्सिमम 1.5 किलोमीटर के रेडियस में हमने सारी की सारी अपनी प्लॉटिंग कर रखी है। अब एक लोग ये बोलते हैं कि यार कमर्शियल खरीद लो, कुछ भी खरीद लो, यहाँ पे रेजिडेंशियल में जाने का क्या पॉइंट है? तो आप ये चीज समझ के देखिए, जब इतने सारे लोग यहाँ पे आने वाले हैं। और अगर मैं आपको एक छोटी सी टाइमलाइन भी समझा दूं, 2023 में आज हम बैठे हुए हैं यहाँ पे। 2024 तक हमारा फेज 1 जो है धुलेरा का, वो ऑलमोस्ट फंक्शन हो जाएगा। एक साल का और भी एक्सटेंड करके चलो 2025 तक। 2026 में हमारा एयरपोर्ट लाइव हो जाएगा, फंक्शनल हो जाएगा। ये अभी नोटिफिकेशन आई थी रिसेंट कि भाई टाइमलाइन इसकी 2026 तक है। एंड देन ऑन टॉप ऑफ दैट 2026 में वेदांता कह रहा है 1 लाख जॉब मैं अकेला क्रिएट कर दूंगा। 33 अलग कंपनीज के साथ इसके एमओयू साइन हो चुके हैं, जो आके इनको मटेरियल सप्लाई करेंगे। वो सब भी यही विसिनिटी में आएंगे, बहुत ऑब्वियस सी बात है। तो प्रोजेक्टेड तो ये है कि कम से कम 3 से 4 लाख जॉब वैकेंसीज 2026 तक क्रिएट हो जाएंगी। लेकिन मैं कह रहा हूँ फिर भी 2028 तक का मान के चल लेते हैं। एंड आई बिलीव 2028 तक हमारा जो पूरा का पूरा प्रोसेस है, इट विल बी स्ट्रीमलाइंड, और हम अपनी पीक एफिशिएंसी पे होंगे। हमारे पास लोग सारे काम करने आ चुके होंगे, हम एवरीडे ग्रो कर रहे होंगे। तो जब नया आदमी शहर के अंदर आता है, हमारी सबसे बेसिक नेसेसिटी है सर के ऊपर छत। दैट इज वाई वी आर गेटिंग इनटू रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी। और हम रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के ऊपर ही पूरा का पूरा अपना फोकस लगा के काम करते हैं। अब द थिंग इज कि ऐसा हम क्या कर रहे हैं कि भाई जो हमें बाकी लोगों से सेपरेट करके बताता है कि भाई ये इससे बढ़िया कुछ काम हो नहीं सकता था। तो अगर मैं नंबर्स की बात करूं, सोसाइटीज हमारी मयूर पार्क और मयूर पार्क 2 और मयूर विहार, ये 2 सोसाइटीज हैं हमारी कासिंद्रा के पास। आप नक्शा देखेंगे उनका तो आपको डेफिनेटली देखने को मिल जाएंगे वो कहाँ कहाँ पे लोकेटेड है। मयूर पार्क 2 जो है हमारा, दैट इज ओनली 5 किलोमीटर फ्रॉम द इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और एसआईआर की बाउंड्री से 1.5 से 2 किलोमीटर का डिस्टेंस पड़ता है। अब मैं एक बहुत छोटा सा नंबर बोलूंगा, आप एक बार स्टडी उठा के देखना कि जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसके आसपास जमीन की कीमत क्या है। आपको पैन इंडिया कहीं पे भी 50 से 60 हजार रुपए गज से सस्ती जमीन नहीं मिलने वाली, जिस भी जगह को आप उठा के देखेंगे। एट द सेम टाइम हम अभी आज ऑफर कर रहे हैं 5,000 रुपीज पर स्क्वायर यार्ड की कॉस्टिंग पे हमारा रेजिडेंशियल सोसाइटीज जो उसके अंदर प्लॉट्स हैं।
मिनिमम साइज जो हमारे पास स्टार्ट होता है दैट इज फ्रॉम 183 स्क्वायर यार्ड्स। उसके ऊपर के साइजेस तो अवेलेबल हैं ही, 200 स्क्वायर यार्ड भी है, 250 भी है, 300 भी है, 400 भी है। पर अभी हम रेजिडेंशियल की बात कर रहे हैं, 5,000 रुपीज पर स्क्वायर यार्ड का प्राइस है। अब इसमें एक नेक्स्ट चीज जो आती है वो ये आती है, लाइक फॉर एग्जांपल आपने आज मुझसे 10 लाख रुपए का प्लॉट खरीद लिया जो कि 200 स्क्वायर यार्ड का प्लॉट आएगा। तो जो चीज मैं बोल रहा था कि भाई व्हाट सेपरेट्स अस फ्रॉम द रेस्ट, तो ये यहाँ पे ये है कि आज आप मेरे साथ एज एन इन्वेस्टर जुड़ रहे हैं, इन्वेस्टर के तौर पे काम कर रहे हैं। तो हम अपने इन्वेस्टर्स को 1.5% पर मंथ का रिटर्न दे रहे हैं फॉर 60 मंथ्स। अब ये क्या होता है, टेक्निकली कहने का मतलब है, अगर आपने आज मेरे साथ 10,000 रुपये लगाए तो 15,000 रुपये आपको हर महीने मिलेंगे, वो भी 60 महीने तक मिलेंगे। 18% पर एनम का रिटर्न फॉर 5 ईयर्स, दिस इज व्हाट वी आर गारंटी। और ये अपने आप में कितना बड़ा फिगर है, बिकॉज अगर आप रियल एस्टेट आसपास अपनी विसिनिटी के अंदर देखेंगे तो 18% पर एनम का रिटर्न तो एक बहुत बड़ी चीज हो जाती है। लोगों को पता ही नहीं है कि भाई ऐसा कुछ रिटर्न भी आ सकता है प्रॉपर्टी के अंदर। बट वी हैव बिन डूइंग दिस फॉर द पास्ट 5 ईयर्स। और जिस टाइम पे यहाँ दिल्ली एनसीआर के प्रोमिनेंट डेवलपर्स जैसे भूटानी भी कोविड के टाइम पे फेल हो गए थे, उन्होंने अपना शॉर्ट रिटर्न नहीं दिया था, हमारे पास लोग हैं जो हमारे कस्टमर्स थे, उन्होंने विलिंगली अपनी पासबुक शेयर करी है कि भाई आप हमारी स्टोरी जाके लोगों को बताओ कि आपने कोविड के ड्यूरेशन में भी हमें पैसे पूरे ट्रांसफर करे हैं। तो दिस हैज बिन गोइंग ऑन फॉर सम टाइम नाउ। तो जो चीज मैं पहले भी कह रहा था कि भाई एज एन इन्वेस्टर, इन्वेस्टर को दो चीज चाहिए, सिक्योरिटी और रिटर्न। तो रिटर्न बहुत अच्छा है, आई थिंक। प्लॉट आप खरीदने जा रहे हैं, 5,000 रुपये गज का रेट है। प्रोजेक्शन ये है कि अगले 5 साल में ये 15 से 20 हजार रुपये गज तक का इसका प्राइस का प्रोजेक्शन है, जो कि ऑटोमेटिकली 3 से 4 टाइम्स आपका मल्टीप्लीकेशन करता है पैसे का। एंड देन 18% का आपको रिटर्न आ रहा है, तो ये भी ऑटोमेटिकली एक बहुत बढ़िया चीज़ है, क्योंकि आप दिल्ली एनसीआर में कहीं पे भी प्रॉपर्टी में पैसा डाल देंगे तो 1 करोड़ रुपया अगर डाला तो मुश्किल से आप मान के चलिए, फ्लैट होगा तो 20-30 हजार रुपये महीने का किराया, और अगर कमर्शियल प्रॉपर्टी है तो 40-50, मैक्सिमम हुआ तो 60 हजार रुपये किराया पर मंथ, इतना ही आपको मिलने वाला है। और उसमें भी प्रॉपर्टी का अप्रिसिएशन इतना ज़्यादा नहीं होगा, मैं भी उस चीज़ को समझाऊंगा। लेकिन कमिंग टू अनदर इंपॉर्टेंट फैक्टर इज सिक्योरिटी। क्योंकि लोगों के दिमाग में कंसर्न रहता है कि यार मैं इतनी दूर जाके एक चीज खरीद रहा हूँ, क्या सिक्योरिटी है, कब्जे तो नहीं हो जाते पर्सनल एक्सपीरियंस इन सब चीजों के। तो सबसे पहले तो आप ये चीज समझिए कि जिस चीज की आप प्रॉपर्टी लेने जा रहे हैं दैट इज इन अ गेटेड सोसाइटी। गेटेड सोसाइटी के अंदर सबसे बढ़िया फीचर क्या होता है कि चार दीवारी बनी हुई है सोसाइटी की, और सोसाइटी के अंदर एक डेवलपर बैठा हुआ है, तो यहाँ कब्जे होने का चांस तो ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। एंड देन ऑन टॉप ऑफ दैट, अगर मैं यहाँ पे आपको बेसिक प्रोसेस समझाऊं तो सबसे पहले जो जमीन होती है वो एग्रीकल्चर की जमीन होती है। उस एग्रीकल्चर की जमीन को आपको, जो यहाँ पे नोएडा में या दिल्ली एनसीआर में 143 बोलते हैं कि 143 करा लिया भाई जमीन का, अब इसको हम किसी भी पर्पज से यूज करते हैं, वहां पे उसे बोलते हैं नॉन एग्रीकल्चर कराना, NA, नॉन एग्रीकल्चर करा लिया। नॉन एग्रीकल्चर के बाद नेक्स्ट चीज है, ये काम भी वहाँ का किसान लोकलाइट ही करा सकता है। उसके बाद एनओसी लेनी होती है, टाइटल क्लियर कराना पड़ता है आपको अपना कि भाई हाँ अब ये प्रॉपर्टी हमें बिलोंग करती है। टाइटल क्लियर करने के बाद नेक्स्ट स्टेप इज कि आप जाएंगे अपना नक्शा बना के, आपके पास कोई बैठा होगा नक्शा बनाने वाला, वो प्लान बनाएगा, प्लान पास करवाने आप जाएंगे अहमदाबाद अथॉरिटी। अहमदाबाद अथॉरिटी उस चीज को वेरीफाई करेगी कि भाई एज पर नॉर्म्स कितना हमें कॉमन एरिया छोड़ना होता है, कितना हमें उसमें पार्क देने हैं, कितने उसमें मोर देन 700 प्लांट्स विल बी प्लांटेड इन मयूर विहार। तो ये सब चीजें रिकॉर्ड रहेंगी। सबके बाद नक्शा जब पास हो जाता है तो एक इतना बेहतरीन सिस्टम गुजरात गवर्नमेंट को देख के अब ये मध्य प्रदेश और यूपी के अंदर भी धीरे धीरे इम्प्लीमेंट हो रहा है। क्या सिस्टम, कि अगर मैंने कोई अपनी प्रॉपर्टी खरीदी तो मैं उस चीज को चेक कर सकूं, और मैं भी आपको वो लाइव दिखाऊंगा सारा का सारा अपना। लेट मी जस्ट शेयर माय स्क्रीन अगेन। तो ये बेसिकली हमारी इसके ऊपर ये वेबसाइट है, NEROR की। ओके, पहले से ही खोला हुआ था, कोई बात नहीं, रीलोड कर लेते हैं। जी, ये वेबसाइट है, अगर आप इसके ऊपर थोड़ा सा भी अगर ध्यान देंगे, देखेंगे इसे, एनोटेशन यहाँ से हो पा रही है। ओके, ये बेसिकली NEROR, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ गुजरात। आई थिंक काफी बड़ा बड़ा इसके ऊपर पूरा विजिबल होगा, यहाँ पे कोई भी आदमी चेक कर सकता है। आप बोलो गुजराती नहीं आती तो सर गूगल के अंदर फीचर है ट्रांसलेट, आप कभी भी ऑन कर सकते हैं। ये सब चीज़ें आज की डेट में एक्सेसिबल हैं। सर्वे नंबर VF7 हमने डाला, और उसके बाद हमने अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करा जो कि अहमदाबाद है। अहमदाबाद के बाद तालुका, जो भी मैं बता रहा था कि धुलेरा को एक अलग तालुका बनाया जा चुका है, तहसील जो बोलते हैं वो। और उसके बाद वालिंदा हमारा वो गांव है जहाँ पे हमारी पहली प्लॉटिंग थी, एयरपोर्ट के 5 किलोमीटर, जिसकी अभी हम बात कर रहे हैं।
एंड द सर्वे नंबर इज 343। अभी मैं आपको उसका लाइव दिखा रहा हूँ, ये कोई भी इंसान, दिस इज ओपन टू ऑल, सब लोग चेक कर सकते हैं सारी की सारी डिटेल्स के बेसिस पे। और 233,821, तो ये आप देखेंगे। मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको ट्रांसलेट करने की कोशिश करता हूँ। जी ये देखिए, अहमदाबाद धुलेरा, और उसके बाद सर्वे नंबर यहाँ आप देखेंगे। बीन कल्टीवेशन इसके ऊपर लिखा हुआ है, नॉन एग्रीकल्चर होता है उसके हिसाब से दिखा रहा है, नॉन कल्टीवेटेड फॉर रेजिडेंशियल पर्पज, ये पूरा का पूरा यहाँ पे मेंशन्ड है। ये हमारा प्लॉट का साइज है जो आप राइट साइड पे फिगर देख रहे हैं। एंड देन जिन जिन लोगों को प्लॉट अलॉट हो चुका है उन सबके नाम, लक्ष्मी सक्सेना प्लॉट नंबर 75, मुदित सक्सेना, सौरभ सक्सेना की सारी डिटेल्स ओपन अवेलेबल हैं, कोई भी इंसान चेक कर सकता है। एंड द बेस्ट थिंग इज कि जिन लोगों को अभी तक हम ये चीज़ प्रोविजन करा चुके हैं, या जो लोग हमारे साथ स्टार्टिंग से जुड़े हुए हैं जिनको टाइम हो चुका है, उन सब के नाम अब यहाँ पे दिखने स्टार्ट हो चुके हैं। तो सिक्योरिटी वाइज एक बहुत बढ़िया एस्पेक्ट है, सिक्योर है पूरी की पूरी मेरी इन्वेस्टमेंट। एंड देन ऑन टॉप ऑफ दैट नेक्स्ट थिंग इज के, अब रिटर्न की बात कर लेते हैं। तो मैं आपको एक बहुत छोटा सा एग्जांपल दूंगा, हम लोग मार्केट के अंदर थोड़ा सा स्टडी करते रहते हैं क्या है। तो बहुत बिल्कुल एकदम, मतलब क्योंकि इंजीनियर हूं तो मेरे को नंबर से ज्यादा समझ में आते हैं, और नंबर से ही बात करें तो आई थिंक वो ज्यादा बेटर कैलकुलेशन की तरफ मुझे डिराइव करता है। तो फर्स्ट थिंग जो आती है दैट इज, लेट्स सपोज आज मेरे पास 1 करोड़ रुपया है, and मैं उससे इन्वेस्टमेंट देख रहा हूँ। रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, कमर्शियल प्रॉपर्टी, किसी भी तरह की मुझे प्रॉपर्टी चलेगी, उससे इशू नहीं है। तो मैंने क्या करा, मैंने कंपैरिजन उठाया, मेरे पास रेजिडेंशियल है, मेरे पास कमर्शियल है, मेरे पास इंडस्ट्रियल ऑप्शंस हैं जिसमें मैं पैसा अपना डाल सकता हूँ। तो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी की जब हम बात करते हैं तो रिटर्न जो आता है किराए की फॉर्म में आता है सबसे पहली बात। तो किराया जब उसका देखेंगे तो 2 से 3% का किराया है मैक्सिमम एनुअली। कमर्शियल प्रॉपर्टी में ये 6 से 8% तक चला जाता है, इंडस्ट्रियल के अंदर भी 6 से 8% तक का ही रिटर्न आता है। आईटी स्पेसेस की बात करें या इसकी, तो मुझे ये चीज समझ में आती है कि भाई हाँ, कमर्शियल प्रॉपर्टी इन तीनों में से ज्यादा प्रोमिनेंट है, कमर्शियल प्रॉपर्टी के अंदर पैसा डाल दिया जाता है। देन नेक्स्ट थिंग जो आती है दैट इज अप्रिसिएशन इन प्राइसेस, कि भाई जो चीज मैं खरीद रहा हूँ वो कितना अप्रिशिएट कर रही है। तो एक स्टडी थी इंडिया की जिसमें फाइंड किया गया कि जो डेवलपिंग एरियाज हैं उसमें क्वार्टर जो होता है, पर क्वार्टर की जो लैंड का इंक्रीमेंट आता है वो 2 से 2.5% लैंड की प्राइसेस बढ़ती हैं। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक बेस्ट केस सिनेरियो अज्यूम करके चल रहा हूँ। मैं लिख देता हूँ बड़ा बड़ा कि मेरा बेस्ट केस सिनेरियो है 1 करोड़ रुपया आज मैंने अपने इसमें बेसिकली इन्वेस्ट करा। 1 करोड़ रुपया इन्वेस्ट करने के बाद जो नेक्स्ट चीज निकल के आती है, मैं कह रहा हूँ मेरे को बहुत बढ़िया रिटर्न मिल रहा है, 10% पर एनम का मेरे को किराया मिल रहा है, तो 10 लाख रुपए मेरे को किराए के मिलने लगे 1 साल। और हम कम से कम 5 साल का टेन्योर लेके चलेंगे। रीजन बीइंग, प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, स्टॉक मार्केट नहीं है कि सुबह 100 पे खरीदा शाम को 110 पे बेच दिया। ये चीज पॉसिबल नहीं है इस इंडस्ट्री के अंदर। तो आपको एक टाइम फ्रेम पहले से ही अपने दिमाग में लेके चलना पड़ेगा। 10 लाख रुपए का किराया मल्टीप्लाइड 5 करेंगे तो टेक्निकली 50 लाख रुपए आपकी जेब से निकले हुए हैं। अब जो फिगर से 50 लाख तो आपने वापस ले लिए। एंड देन सेकंड फैक्टर जो आता है दैट इज अप्रिसिएशन इन प्राइसेस। तो मैं उसके अंदर भी बेस्ट केस सिनेरियो अज्यूम करके चल रहा हूँ कि भाई 2.5% पर क्वार्टर ही बढ़ रहा है, साल का 10% ही लैंड का अप्रिसिएशन हो रहा है। तो इसके हिसाब से प्रॉपर्टी 1.5 करोड़ की हो गई है। तो टेक्निकली बेस्ट केस सिनेरियो में आपने क्या करा, आपकी जेब से 50 लाख रुपया निकला हुआ है और आपके हाथ में आज जो चीज है वो 1.5 करोड़ रुपए की है। ये पूरे दिल्ली एनसीआर का बेस्ट केस सिनेरियो है। आप कहीं पे भी चले जाइए, कुछ भी उठा लीजिए, एक सीए की भाषा में बात करेंगे कि भाई मेरी जेब से कितना खर्चा हुआ, मेरे हाथ में कितने रुपए की चीज है, तो ये नंबर निकल के आएगा। टेक्निकली 5 साल में अपना पैसा आपने तिगना कराया, और उसके अंदर भी 1.5 करोड़ का बायर ढूंढना है अगर उसको लिक्विडेट करना है तो ये सारी की सारी चीजें हैं। लेकिन अब यहीं पे इन नंबर्स को समझने की कोशिश करते हैं जो हम आपके लिए चीज लेके आए हैं। तो टेक्निकली 1 करोड़ रुपया मैंने धोलेरा के अंदर अगर इन्वेस्ट करा है आज अपना, तो 90% मेरे को 5 साल में रिटर्न आ रहा है। 90% किस तरीके से, 18% पर एनम के हिसाब से 5 साल में जो मेरा रिटर्न आएगा। तो मेरी जेब से जो पैसा निकला हुआ है मात्र 10 लाख निकला हुआ है। ठीक है सर। अब प्रोजेक्शन तो ये है कि भाई लैंड अप्रिसिएशन 15-20 हजार रुपए गज तक जाना है, पर मैं कह रहा हूँ वर्स्ट केस अज्यूम करके चलो कि भाई कुछ भी डेवलपमेंट अगर नहीं होती, ऑल द टाइमलाइन तो सबकी डिसाइड हो चुकी है। और मैंने टाइमलाइन भी आपको बताया था कि 2026 तक तो 1 लाख जॉब वैकेंसी क्रिएट हो जाएंगी, उसके भी 2 साल बाद की बात कर रहे हैं हम, 2028 की बात कर रहे हैं, 2023 में बैठे हैं, 5 साल तक तो आपको रिटर्न आना है, आराम से बैठो। तो 15-20 हजार छोड़ते हैं, अगर मैं कहता हूँ दुगने भी रेट होते हैं, 10 उसके होते हैं, तो ये आपके हाथ में 2 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी होगी।
और नंबर्स तो आप देखेंगे, 10 लाख रुपए आपकी जेब से निकले हुए हैं, 2 करोड़ वर्थ की प्रॉपर्टी है, तो सर 20x का ये जो रिटर्न है अगले 5 साल में आप यहाँ से निकालेंगे। ये वो चीज़ है जो ड्राइव करती है, जिस इंसान ने इस चीज़ को समझ लिया फिर उसको कहीं और मज़ा नहीं आता। पिछले 6 महीने में 250 प्लॉट बिकने का कारण सिर्फ यही है, क्योंकि जिस इंसान ने ये चीज़ देख ली, रिटर्न आता हुआ देख लिया, दे आर वेरी हैप्पी विद देयर इन्वेस्टमेंट, एंड दिस इज द क्रक्स ऑफ इट ऑल। तो ये सारी की सारी चीज़ें अपने बेस्ट तरीके से मैंने आपको समझाने की कोशिश करी हैं, सारी इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करी है। अब ऑल फ्रॉम माय साइड, एंड आई थिंक सर हम क्वेश्चंस भी ले सकते हैं फॉर द डे। हितेश सर। सो यस, बहुत ही अनबिलीवेबल तरीके से आपने एक्सप्लेन किया। सो थोड़ा क्वेश्चन आंसर का सेशन हम लोग रखेंगे। अगर कोई नए